धन्यवाद संचालक महोदय। वीर शहीद एडवोकेट देवजी भाई माहेश्वरी के द्वितीय पुण्यतिथि के इस आयोजन में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस आयोजन में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। आज जिस व्यक्ति के, जिस शख्स के शहादत को याद करते हुए ये दूसरी बरसी उनकी मनाई जा रही है, सबसे पहले मैं देवजी भाई को याद करते हुए उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और शहादत इसलिए कि यूं तो कबीर साहब का एक दोहा याद आता है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो जाना तो सबको है, मगर हम शहादत सबके जाने को नहीं कहते। कुछ लोग यूं ही चले जाते हैं और कुछ लोग हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए, अपने समाज के लिए लड़ते हुए, अपना काम करते हुए जब निशाने पर रखे जाते हैं तो उन्हें हम शहादत कहते हैं और उन्हें हम याद करते हैं। इसलिए अच्छा तो ये होता कि ऐसे लोग जो अपनी जान की परवाह किए बिना हक के लिए लड़ते हैं, यूं तो वैसे लोग बहुत कम हैं। अच्छा होता कि देवजी भाई भी इस मंच पर होते और हम सब मिलकर उस लड़ाई पर बात करते कि कैसे इस देश के वंचितों शोषितों के लिए एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी आजादी का जश्न जब मनाया जाए तो उस जश्न में सब शामिल हो। मगर अफसोस कि ऐसा न हो सका। और मैं भी सुन रहा था जब अपनी बात रखते हुए मीनाक्षी ताई जिस जज्बे से अपनी बात रख रही थी, जिस आत्मविश्वास से अपने शौहर को याद कर रही थी, और मंच पर और तमाम लोग जब उन्हें याद कर रहे हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मगर ऐसा महसूस हुआ इस मंच पर आकर के कि देवजी भाई कहीं गए नहीं है, हमारे जहन में जिंदा हैं और हमारे साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ऐसे लोगों को याद करना, और वो भी तब जब मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की तो वो पुराने कैडर बामसेफ के, और वो लड़ाई लड़ने के लिए कबूल कर रहे हैं जिसमें उन्हें पता है कि जान जा सकती है, कोई सामने नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब वो लड़ाई लड़ते हुए आगे आते हैं तो उन्हें साजिश के तहत मारा जा रहा है। और अव्वल तो ये कि जो लोग मारते हैं, साजिश करवाते हैं, उसके बाद एसआईटी बनवाते हैं और इस मुल्क के, इस राज्य के हुक्मरान ये भरोसा दिलाते हैं कि हम न्याय देंगे,
आज तक 2 साल बाद मीनाक्षी ताई यहां पर भी सवाल उठा रही थी, जितना मैं गुजराती समझ पाया, कि वो कह रही हैं कि अगर तुम न्याय नहीं दे सकते तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये तेवर उनको याद करते हुए मुझे बहुत हिम्मत देता है। और देवजी भाई तो वकील थे, और वकील अपने तर्क से लड़ता है। कलम और किताब का, अपने बोलने का, अपने तर्क का जो हुनर है, उससे वो अपने लोगों के हक के लिए लड़ता है। एक मुझे वाकया याद आ रहा है कि एक कवि को एक कविता लिखने के लिए उस मुल्क के हुक्मरान ने सजा दी। जब तो उसकी बच्ची ने एक सवाल पूछा कि मेरे पिता को उसने क्यों मारा, तो मां ने कहा कि तुम्हारे पिता की लिखी हुई एक कविता इस मुल्क के हुक्मरान को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने तुम्हारे पिता को मरवा दिया। वो छोटी सी बच्ची पलट कर कहती है कि अगर मेरे पिता की कविता उसे पसंद नहीं आई थी तो वो जवाब में दूसरी कविता लिख देता, उसने मेरे पिता की जान क्यों ले ली। मैं सोचता हूं, कलम से लड़ने वाले, तर्क से लड़ने वाले, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग जब सामने आते हैं तो जो लोग ये डरपोक लोग हैं जो पीछे से वार करते हैं, वो हिंसा का सहारा इसीलिए लेते हैं क्योंकि कलम का, तर्क का जवाब उनके पास नहीं होता। न्याय की लड़ाई में वो हार चुके होते हैं, इसलिए वो तलवार उठाते हैं। और आज भी मैं उन्हें याद करते हुए, जो शख्स कभी डरा नहीं, जो शख्स एक विचारधारा की लड़ाई लड़ता रहा, उसे याद करते हुए जब इस मंच पर अपनी बात रखने आया हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने एक ऐसा भारत बना हुआ है। और आज आपने विषय भी रखा है आजादी का अमृत महोत्सव, कि जश्न आजादी के ये 75 साल मनाए जा रहे हैं। तो मेरे सामने जो भारत दिख रहा है उसमें एक भारत ऐसा भी है कि बड़े बड़े लोग, और मैं तो गुजरात में खड़ा हूं साहब, यहीं से कुछ लोग चलकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं। यहां भी चाकू और तलवार के वजह से ही देश दुनिया में जाने गए, और आज एक ऐसा भारत वो सब मिलकर बना चुके हैं कि जिस तलवार, चाकू और पिस्तौल के खिलाफ देवजी भाई जैसे जाने कितने लोग कलम और किताब से लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खिलाफ आज वो इस मुल्क के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब छीन करके त्रिशूल, तलवार बांट रहे हैं। ये किस बात का आजादी का जश्न मनाया जा रहा है? और मैं यहीं से विषय पर अपनी बात रखता हूं कि हमारे सामने ये कैसा जश्न है। और इस मुल्क में, और जिस विचारधारा से हम आते हैं, वो विचारधारा का सबसे शुरुआती मशाल तथागत बुद्ध की, जिसमें वो सत्य और अहिंसा का एक पाठ पढ़ाते हैं, प्रज्ञाशील करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। और मनुष्य तो छोड़िए, वो पशुओं से भी दया की बात करते हैं। उनके मुल्क में, इस मुल्क का वजीर आजम जब मुल्क के दूसरे मुल्क में जाता है तो वहां कहता है कि मैं युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत लौटता है तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध का ऐलान किए हुए। किस बात का अमृत महोत्सव? और इसलिए मेरा सवाल है, और आपने तो मंच भी ऐसा सजाया है साहब कि हक के लिए बोलने वाले लोग या तो सलाखों के पीछे हैं या जिनकी जान ले ली जा रही है। मुझे याद आता है गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, ये पिछले कुछ दिनों, कुछ वर्षों में ऐसे तमाम लोग मारे गए जो लोग इस मुल्क को एक झंडे के रंग में रंग देना चाहते हैं, कर्मकांड और अंधविश्वास में रंग देना चाहते हैं। उन्हें कलम और किताब वाले पसंद नहीं आते तो किसी की कलम और किताब, किसी का लेख, किसी का विचार पसंद नहीं आया तो वो उन्हें गोली मार रहे हैं। इतिहास पुराना है साहब।
इस मुल्क में पहली गोली उन्होंने मारी थी जिनके विचारधारा पर आज वो मंदिर बना रहे हैं। वो गोडसे को मानने वाले हैं, सावरकर को मानने वाले हैं, हम फूले और अंबेडकर को मानने वाले हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। और इसलिए इस विषय पर मुझे केवल एक सवाल पूछना है कि ये किस बात का अमृत महोत्सव है, किस बात की आजादी है? क्या इस देश में सब आजाद हो गए तो वो पानी का मटका क्यों आजाद नहीं हुआ जिसे एक दलित बच्चा इंद्र मेघवाल छू लेता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है? ये मेरा सवाल है। किसकी आजादी है ये? किसकी आजादी है कि आज भी इस मुल्क में जाति देखकर कौन घोड़ी चढ़ेगा कौन नहीं चढ़ेगा, जाति देखकर कोई रोहित वेमुला बनेगा, कोई पायल तड़वी बनेगा, कोई प्रियंका बनेगा और तमाम लोग जाति देखकर मारे जा रहे हैं, तो आजाद कौन हुआ? और इसलिए आपने जो विषय रखा है वो बहुत शानदार है। और आप तो जब अपने ऐसे साथी को याद कर रहे, तस्वीर सामने लगी है, मैं पूछ रहा था कि कितने उम्र होगी, उन्होंने कहा कि उम्र तो अभी लड़ने वाली हुई थी और उनकी लड़ाई को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो उनको याद करते हुए जब वो नहीं डरे तो हम अपनी बात रखने में क्यों डरेंगे? और बात भी तो हम फूले शाहू अंबेडकरवादी मिशन की कर रहे हैं। और इसलिए सवाल मेरा है कि ये आजादी किसकी है? आज जो लोग हुक्मरान बन गए हैं वो तो इस जंगे आजादी के विरोध कर रहे थे साहब। जब भारत में लोग आजादी की लड़ाई, जो आजादी आप कह रहे हो अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। और 75 साल आप इसी आजादी का तो मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा था विदेश में कि कहा कि भाई चलो डॉक्टर अंबेडकर, भारत में आजादी की लड़ाई चल रही है, आप भी साथ दो। डॉक्टर अंबेडकर ने वही सवाल किया था कि किससे आजादी की लड़ाई चल रही है? तो उन्होंने कहा अंग्रेजों से। किसकी आजादी की लड़ाई चल रही है? तो कहा भारतवासियों की। उन्होंने कहा मेरा समाज तो तब से गुलाम था जब अंग्रेज भी नहीं आए थे, फिर मेरे समाज की आजादी की लड़ाई कौन सी है? और वो उन्होंने कलम और किताब में इतनी ताकत भरी कि जब वापस लौट कर डॉक्टर अंबेडकर आए, उन्होंने अपने इतिहास को फिर से पढ़ा। वो इतिहास बुद्धा से लेकर के नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला और कबीर साहब का इतिहास मुझे याद आ रहा है, वो सामने खड़ा है मेरे, और मैं उस भारत को खोज रहा हूं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनायता चढ़मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दो राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। वो कबीर कहां है इस जंग आजादी के बाद जो नया भारत बना? किससे आजाद हुए थे आप? तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध। ये बात कहने वाला कबीर आज कहां है? क्या ये भारत कबीर के सपनों का भारत बना है? क्या ये भारत रैदास के सपनों का भारत बना है कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रैदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। क्या ये रैदास के बेगमपुरा का भारत बना है? ये मेरा सवाल है। हाँ, हमारे लोगों को कहते हैं कि वो जातिवाद बढ़ा रहे हैं। अरे साहब, हमारा एक स्वप्न देखता है हमारा नायक रैदास, जब वो कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रैदास रहे प्रसन्न। वो बराबरी का मुल्क बनाना चाहते थे। मेरा सवाल है कि 75 साल बाद ये जो आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, क्या ये बराबरी का मुल्क बना? अरे भाई, इसी गुजरात से दो लोग गए दिल्ली और अपने साथ दो अपने दोस्तों को लेके गए, और आज नारा क्या लगाया था? वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये नारा लगाया था ना। और एक दिलचस्प बात सोचिए, जब तक वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे अपनी जाति नहीं बताई, और जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो याद आ गया कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। जातिवाद कौन करता है साहब?
जब आप इस देश में राष्ट्रपति बनाते हो तो सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। मैं पूछता हूं कि तुमसे उनकी जाति किसने पूछी थी? और अब के फिर बोला कि हमने पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। जब तुम जाति बिना पूछे बताते हो तब जातिवाद नहीं बढ़ता है। और इस मुल्क के वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा लोग जब जाति के विनाश की बात करते हैं तो तुम उन्हें जातिवादी कहते हो। ये कौन आजाद हुआ है और किसका अमृत महोत्सव है? और तब मुझे याद आ रहा है कि वो जो बराबरी का ख्वाब देखा था डॉक्टर अंबेडकर को, तो इस देश में कहा ही गया कि वो तो केवल दलितों के नेता थे, शेड्यूल कास्ट के थे। डॉक्टर अंबेडकर को तो आजादी के बाद पढ़ाया ही नहीं गया कि उन्होंने महिलाओं की आजादी के लिए क्या किया, उन्होंने श्रमिकों के लिए क्या किया, उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया और उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। अरे तुम्हें मौका मिला तो तुमने मनुस्मृति बनाई, हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान बनाया जिसमें सब बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं। तो अगर हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें तो नाज होना चाहिए था कि 75 साल तो बहुत होते हैं साहब इस मुल्क में ये बात कहने के लिए कि हमने बराबरी का देश बनाया। और तब मैं ये सवाल कर रहा हूं, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में। हमारे हिंदी के कवियों ने पूछा, तमाम लोग, और आंख में आंख डाल करके पूछा साहब। और गुजरात का कि इस कोने पर बैठा हूं और मैं लिटरेचर वाला व्यक्ति हूं, इसलिए ये मुल्क की सरहदें किसी लिटरेचर को बांधती नहीं है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को जिन्होंने भारत रत्न देने लायक नहीं समझा, डॉक्टर अंबेडकर अपनी कलम की ताकत पर विश्व रत्न बन गए, उन्हें भारत रत्न की जरूरत नहीं। और तब मैं कहता हूं हबीब जालिब को याद करते हुए कि और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। और तब मुझे याद आता है समाजवादी आंदोलन का नारा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एक बागी की शहादत दिवस पर हम उन्हें याद करना है। ऐसे बागी देवजी भाई अगर आज होते तो शायद वो भी ये सवाल पूछते कि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें कौन आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ? गरीबी से आजादी मिली क्या? भूखमरी से आजादी मिली क्या? बेकारी से आजादी मिली क्या? और तो और जिन्हें आजाद होना था उन्हें और गुलाम बना दिया। अब मैं आ रहा हूं अपने विषय पर। हिंदी का विद्यार्थी हूं और मुझे मेरे कवियों ने पूछा कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कौन कौन है वह जनगणमन, अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। वो कहां है वो भारत? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया बैठी उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की रस्ती लगती रही है गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। घर में दाने आए जाकर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने पांखें खुजलाई कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और आज इस मुल्क में जाति जनगणना नहीं कराएंगे ये जाति बताने वाले, लेकिन 2016 में जो आंकड़ा आया सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वे का, 1% लोगों के पास 73% लोगों की पूंजी जमा हो गई है। वो कौन लोग हैं 1%? क्या सबके घरों में चूल्हा जल रहा है? फिर कौन आजाद हुआ? ये मेरा सवाल है। और तब मुझे याद आ रहा है वो फकीर जिसने कहा था कि मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, और यहीं अपने दोस्त को यहां से लिवा के गया था। आप दोस्त समझ रहे हो ना? वही वाला दोस्त जो चंद किलोमीटर पे उसका एक पोर्ट है और जहां नशीले पदार्थ करोड़ों रुपए के पकड़े जाते हैं और इस देश में चर्चा नहीं हो रही। क्यों चर्चा होगी साहब? क्योंकि वो तो राष्ट्रभक्त हैं। तो वो राष्ट्र किसका है? और बेच दिया आपने एक एक करके। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत जो 75 साल अपना मनाना चाहता है, वो एक सवाल पूछ रहा है कि इस देश में सरकारी शिक्षा किसने बेची? सरकारी रोजगार कौन बेचा? सरकारी जमीन किसने बेची? सरकारी बैंक किसने बेचा? सरकारी रेलवे कौन